Hello and welcome back to yet another episode of Prelims Power Practice by Prep Alpine. आज होली का त्योहार है और हम नए रंगों के उत्साह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एज दे से द शो मस्ट गो ऑन। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन सीरीज का लेक्चर 5 जो है हमारा, जो कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल के बारे में बात करता है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चंस के थ्रू इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मर्केंटाइल फेज 1757 टू 1813 ऑफ ब्रिटिश कोलोनियलिज्म इन इंडिया। तो हम जानते हैं कि ब्रिटिश कोलोनियलिज्म का जो स्टेज है इंडिया में, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो स्टेज था वो मर्केंटाइल फेज था, जिसमें कि ब्रिटिश जो थे वो ट्रेड पर फोकस थे कि कैसे वो ट्रेड को यूज करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपने रेवेन्यूज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सेकेंड जो स्टेज था वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टेज था। तो फर्स्ट स्टेज जो है हमारा 1757 यानी बैटल ऑफ प्लासी से लेकर के 1813 चार्टर एक्ट तक, जहां पर ब्रिटिश की मोनोपोली जो है वो खत्म हो जाती है एक्सेप्ट फॉर टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। तो ये जो फेज था मर्केंटाइल फेज का, इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू सरप्लस इन्वेस्टमेंट। हमको पता है कि इंडिजिनस इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही थी। ट्रांजिशन ऑफ इंडिया इनटू अ फील्ड फॉर लार्ज स्केल ब्रिटिश फाइनेंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कंसोलिडेशन ऑफ कमर्शियल मोनोपोली एंड द सिस्टमैटिक साइफनिंग ऑफ वेल्थ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो ये और ये ऑप्शन जो है हमारा नहीं हो सकता है। अब कंफ्यूजन हमको दो ऑप्शन में हो सकता है कि इंडिया जो है वो एक लार्ज स्केल ब्रिटिश फाइनेंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट बन गया था, या फिर कंसोलिडेशन ऑफ कमर्शियल मोनोपोली एंड द सिस्टमिक साइफनिंग ऑफ वेल्थ। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा कह रहा है कि ट्रांजिशन ऑफ इंडिया इनटू अ फील्ड फॉर लार्ज स्केल ब्रिटिश फाइनेंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी ब्रिटिश का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था उसके लिए इंडिया एक फील्ड बन गया था। तो ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा। ये जो मर्केंटाइल फेज था, ये कमर्शियल मोनोपोली जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसको कंसोलिडेट कर रहा था, और जो हमारा वेल्थ जनरेट हो रहा था उसको साइफन ऑफ किया जा रहा था। कहां? तो ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू द इंडस्ट्रियल फेज 1813 और 1858, जो कि हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज का फेज था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड कंपनीज मोनोपोली इन ऑल सेक्टर्स इंक्लूडिंग टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो हमें पता है कि टी और ट्रेड विद चाइना जो है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में खत्म हुआ था, 13 में नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन और डी ऑप्शन जो है वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। सेकेंड, इंडिया वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन एंड सिल्क फॉर ब्रिटिश मिल्स। यस, इंडिया यहाँ से लोग जो थे वो रॉ मटेरियल्स लेकर के जाते थे लोअर प्राइसेस पे, और वहां से फिर जो प्रोसेस्ड गुड्स थे वो लेकर के आते थे और यहाँ उसको हाई प्राइसेस पे बेचते थे। थर्ड इज, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवेज एंड रोडवेज वर डेवलप्ड प्राइमरीली टू फैसिलिटेट द वेलफेयर ऑफ इंडियन पेजेंट्री। वेलफेयर ऑफ इंडियन पेजेंट्री के बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर विल बी ओनली 2। Next question is, which of the following was not a cause of de-industrialization of India during the British rule? तो 1813 के बाद वाला जो फेज था, यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया का जो लोकल इंडस्ट्रीज था, जो हैंडमेड इंडस्ट्रीज थी, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, उनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था। बेसिकली क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स, मशीन मेड गुड्स जो है वो ब्रिटेन से इंडिया पे में डंप किए जाते थे। तो इसका रीजन क्या था? इसका एक रीजन क्या नहीं था? प्रोहिबिटिव ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स इन ब्रिटेन, कि अगर इंडियन टेक्सटाइल्स जो है वो ब्रिटेन में जाते थे तो उस पर बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो लगाए जाते थे, जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल्स का जो मार्केट था वो महंगा हो गया था वहां पे। द कोलैप्स ऑफ रॉयल पैट्रनेज फ्रॉम मुगल कोर्ट्स एंड प्रिंसली स्टेट्स, ऑब्वियसली वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे तो वो पैट्रनाइज भी नहीं कर पा रहे थे। लार्ज स्केल क्रेडिट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड बाय द ब्रिटिश टू इंडियन आर्टिजन्स, या फिर इनफ्लक्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम मैनचेस्टर। तो ये तो था ही, बट क्रेडिट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया था इंडिया में। सो दिस इज नॉट अ कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे कुछ बुक्स का नाम दिया गया है, कुछ कंट्रीब्यूशन का नाम दिया गया है और कुछ इकोनॉमिक थिंकर्स का नाम दिया गया है, आपको मैच करना है। तो दादा भाई नारोजी हम सब जानते हैं कि उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है उसका जिक्र किया था अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में। सेकंड आरसी दत्त हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं और गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो आरसी दत्त भी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के टाइम पर जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था उसको कैलकुलेट करने के टाइम पर बहुत ज्यादा वोकल थे, तो उन्होंने भी लिखा था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा और गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा था द स्टैटिस्टिकल क्रिटिक्स ऑन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे थे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो उन्होंने उसका जो पूरा स्टैटिस्टिक्स के थ्रू क्रिटिक्स जो है वो उन्होंने किए थे। तो ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन, आंसर विल बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द फाइनेंशियल और मोनोपोली कैपिटल फेज 1858 से लेकर के 1947 तक। तो 1757 से लेकर के 1813 तक का जो फेज था वो हमारा फेज था मर्केंटाइल फेज। दूसरा अगर देखें 1813 से लेकर के 1857 तक का यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक का जो फेज था वो हमारा था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज। और फाइनली 1858 से 1947 तक का जो फेज था वो था फाइनेंशियल या फिर मोनोपोली कैपिटल फेज। इसमें क्या कर रहे थे ब्रिटिश, तो इसमें ब्रिटिश जो थे वो पूरा जितना भी कैपिटल जनरेशन हो रहा था उस पर खुद की मोनोपोली जो है वो एस्टैब्लिश करके रखते थे। यानी इंडिया से जो भी रेवेन्यू जनरेशन होता था उसमें सारा का सारा जो हिस्सा था वो ब्रिटिशर्स का होता था। तो ब्रिटिश कैपिटल वाज इन्वेस्टेड इन इंडिया प्राइमरीली टू डेवलप इंडिजिनस हैवी इंडस्ट्रीज, ऑब्वियसली नॉट। Home charges refer to the expenses India paid for the upkeep of Mughal remnants. Home charges ये हो सकता है, but obviously this is not a part of the financial or monopoly capital phase. Third, profits from modern banks and infrastructure projects like railways were largely siphoned abroad, या फिर Indian economy became a single economy where the modern and agrarian sectors were equally developed. तो ये भी नहीं होगा। तो ये जो है हमारा कि मॉडर्न बैंक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे बना रहे थे, जैसे रेलवेज बना रहे थे, टेलीग्राफ, ये सारी चीजें और इनसे जो भी जो प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे थे वो सारे के सारे इंडियन डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं किए जा रहे थे, बल्कि उनको साइफन ऑफ कर दिया जाता था ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the industrialization of India led to an increase in disguised unemployment in the 19th century. De-industrialization, क्योंकि ट्रेडिशनल कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वो धीरे धीरे करके बंद हो गई थी, तो एक लार्ज चंक ऑफ द पॉपुलेशन जो था जो कि इन इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व था वो अनएम्प्लॉयड हो गया था और इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था बल्कि अपने गांव जाने का। और गांव में क्या करेंगे वो लोग, तो वहां पे खेती करेंगे। और हम जानते हैं कि खेती का एक बहुत बड़ा जो फीचर है वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि खेत में सारे लोग काम कर रहे होते हैं फील्ड पे, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि हम एम्प्लॉयड हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी जो है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के काम करने से बढ़ती है, बाकी लोग जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं। रीजन क्या है? displaced artisans and craftsmen were absorbed into the agricultural sector as landless laborers due to lack of alternative industrial avenues. Yes, so both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next question, which of the following were specific components of home charges that contributed to the drain of wealth? Drain of wealth जिसके बारे में दादा भाई नारोजी ने बताया था। होम चार्जेस जो कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक रीजन था, उनमें क्या क्या चीजें आती थी? इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट रेज्ड इन इंग्लैंड। तो मान लिया कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए जो भी लोन्स इंग्लैंड ले रही थी या पब्लिक डेट ले रही थी कॉलोनियलिज्म के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट होता था वो इंडिया से जाता था, इंडियन रेवेन्यू से लिया जाता था। यस, दिस इज ट्रू। सैलरीज एंड पेंशन्स ऑफ ब्रिटिश सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स, ऑब्वियसली ये तो इंडिया से ही जा रहा था। प्रॉफिट्स अर्न बाय इंडियन ओन्ड शिपिंग कंपनीज इन ग्लोबल ट्रेड। अब ये जो चीज है कि प्रॉफिट्स जो इंडियन ओन्ड शिपिंग कंपनीज जो ओन करती थी वो होम चार्जेस का हिस्सा नहीं होता था, क्योंकि पहली चीज तो इंडियन ओन्ड शिपिंग कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपना जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, अपनी जो मोनोपोली है वो बना करके रखी थी, और होता भी था तो फिर ये होम चार्जेस में नहीं जाता था। एंड फोर्थ इज कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री एक्सपेडिशंस एंड इंपीरियल वॉर्स आउटसाइड इंडिया। तो ये तो था। तो 1, 2 and 4 विल बी आवर आंसर।
Next question is, in the context of colonial economic history, what did the observation, the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India signify? क्योंकि यहाँ पर ये जो statement है, the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India, कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो कॉटन वीवर्स यानी जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो लैग कर रही थी, वो पीछे जा रही थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो मशीन मेड गुड्स था उन्होंने इंडियन मार्केट को फ्लड कर दिया था, और उस टाइम पे विलियम बेंटिक जो कि वाइसरॉय थे उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो दिया था। जिसका क्या मतलब हुआ? द फिजिकल इम्पैक्ट ऑफ द 1943 बंगाल फेमीन ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, the violent suppression of 1857 revolt in weaving hubs like Dhaka, the human cost of deindustrialization and the collapse of artisanal economy या फिर lack of medical facilities for hereditary craft communities in rural India। तो ये जो human cost था deindustrialization का, कि बहुत सारे लोग जो थे वो unemployed होते जा रहे थे, हमारी जो artisanal economy थी वो collapse हो गई थी। ये जो statement है ये इसी चीज को signify करता है। Next question is, what was the primary legal status of zamindars under the permanent settlement of 1793? तो जमींदारी सिस्टम जो था उसको एक नए रूप में इंट्रोड्यूस किया गया बाय कॉर्नवालिस, जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट, और इसमें रेवेन्यू जो है उसको फिक्स कर दिया जाता था डिपेंडिंग ऑन द लैंड, और फिर जमींदार्स के थ्रू उसको कलेक्ट किया जाता था। तो जमींदार्स जो है इनका लीगल स्टेटस क्या था? गवर्नमेंट इनको किस हिसाब से रिकॉग्नाइज करती थी? टेम्पररी रेवेन्यू कलेक्टर्स विद नो लैंड राइट, अगर ऐसा होगा कोई लैंड राइट नहीं होगा तो फिर ये ब्रिटिशर्स के लिए काम नहीं करते। हेरिडिटरी लैंड ओनर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमिटिंग अ फिक्स्ड सम, विलेज हेडमैन एक्टिंग एज कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव्स, या फिर स्टेट एम्प्लॉयज रिसीविंग अ मंथली सैलरी फॉर टैक्स कलेक्शन। तो ये स्टेट के एम्प्लॉयज तो नहीं थे। हेडमैन हो सकते हैं लेकिन ये कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। तो हेरिडिटरी ओनर्स हुआ करते थे ये जो जमींदार थे, कि जमीन इनसे इनके नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होती थी, और इनको एक फिक्स्ड रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है परमानेंट सेटलमेंट का वो ये है कि रेवेन्यू का अमाउंट जो था उसको फिक्स कर दिया जाता था, इसीलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट बोला गया, कि ये जो सेटलमेंट है ये परमानेंट है। Next question. With reference to the महलवारी सिस्टम, consider the following statements. अब ये जो महलवारी सिस्टम था ये जनरली हमको साउथ के रीजन्स में देखने को मिलता है, जनरली, नॉट ऑलवेज, लेकिन जनरली हमको साउथ के रीजन्स में देखने को मिलता है, जिसमें एक ग्रुप ऑफ विलेजेस जो है उनको महल के तौर पर बनाया जाता है। और ये बनाया किसने था? ये किसने इस सिस्टम को सजेस्ट किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इस सिस्टम को सजेस्ट किया गया था, डेवलप किया गया था। अब इसमें जो रेवेन्यू यूनिट थी वो अ ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे जिनको कि महल कहा जाता था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेवेन्यू पेमेंट रेसिस्टेड जॉइंटली विद द विलेज कम्युनिटी। यस, यहाँ पर पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है उसको एक महल माना जाता था, और पूरी की पूरी कम्युनिटी से एक तौर पर रेवेन्यू जो है वो वसूल किया जाता था। रेवेन्यू रेट्स वर फिक्स परमानेंटली एंड कुड नेवर बी रिवाइज। अब ये परमानेंट फिक्सेशन जो है रेवेन्यू का, ये परमानेंट सेटलमेंट यानी जमींदारी की अकाई कैरेक्टरिस्टिक था। और महल वाली सिस्टम में एवरी 20 to 30 इयर्स हम देखते हैं कि रेवेन्यू रेट्स जो है वो रिवाइज किए जाते थे डिपेंडिंग ऑन द प्रोड्यूस। तो 1 and 2 विल बी आवर आंसर, क्योंकि थर्ड हमारा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best describes the तीन कठिया सिस्टम mentioned in the context of colonial agrarian history? तो ये जो तीन कठिया सिस्टम है ये इंडिगो प्लांटेशन का एक सिस्टम था, जिसकी वजह से हमने चंपारण सत्याग्रह भी जो है वो देखा था। जो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था वो कहीं ना कहीं इसी तीन कठिया सिस्टम को अपोज करने के लिए किया जाता था। इसमें क्या होता था कि एक कट्ठा अगर है, एक कट्ठा इज अ पार्सल ऑफ लैंड, जिसमें अगर 20 पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करते हैं, अगर आप एक लैंड को 20 कट्ठे में डिवाइड करते हैं, 20 अलग अलग कट्ठे में, हाँ, तो उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये 20 में से 3 कट्ठा जो है इस पे आपको जो है
इंडिगो का कल्टीवेशन करना होता था। ये बिहार, वेस्ट बंगाल में जो लोकल यूनिट होता है लैंड का, उसको कट्ठा बोलते हैं। तो 3/20 पार्ट पे आपको इंडिगो का जो कल्टीवेशन है वो करना पड़ता था। तो इट वाज अ कोर्सिव अरेंजमेंट फोर्सिंग पेजेंट्स टू ग्रो इंडिगो ऑन अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ लैंड। और कितना फिक्स्ड होता था? तो 3/20 पार्ट पे आपको इंडिगो का कल्टीवेशन करना ही पड़ता था। और बाद में फिर जब सिंथेटिक डाइज वगैरह मार्केट में आने लगे थे, तो फिर ये नेचुरल इंडिगो का जो डिमांड है वो कम होने लगा था। और ये जब कम होने लगा था तो हमने देखा कि पेजेंट्स ने रिवोल्ट किया था इन द फॉर्म ऑफ चंपारण सत्याग्रह। सो बी विल बी आवर आंसर। मूविंग ऑन, 12th क्वेश्चन इज मैच द कैश क्रॉप विद प्राइमरी रीजन एंड फिर हमको आंसर सेलेक्ट करना है। कॉटन, इंडिगो, टी, जूट। लिस्ट 2 में है आपके पास आसाम एंड दार्जिलिंग, बंगाल, डेक्कन एंड गुजरात और बंगाल एंड बिहार। तो अभी हमने देखा कि इंडिगो का कल्टीवेशन जो है वो 3 कठिया सिस्टम के अंडर बंगाल और बिहार में होता है। तो बी विल बी 4, बट वी हैव 2 ऑप्शंस विद बी 4। तो लेट्स सी, कॉटन का हमको पता है कि कॉटन का जो कल्टीवेशन होता है उसके लिए ब्लैक सॉइल नीडेड होता है, जिसको हम रेगुड़ भी कहते हैं। तो ये जो ब्लैक सॉइल है ये जनरली हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमको डेक्कन प्लेटो वाले रीजन में देखने को मिलता है ज्यादातर। तो डेक्कन और गुजरात में आपको कॉटन दिख जाएगा। चाय, आसाम का चाय, दार्जिलिंग का चाय बहुत ज्यादा फेमस होता है, तो आसाम और दार्जिलिंग में हमको जो टी है वो देखने को मिल जाएगा। फाइनली जूट जो है वो हमको बंगाल में देखने को मिल जाता है। So our answer will be cotton, A 3, B 4, C 1 and D 2. Next question. The commercialization of Indian agriculture under British rule was a forced and deliberate process. ये assertion है कि जो Indian agriculture का commercialization हुआ था वो एक forced and deliberate process था. This is completely right, क्योंकि इसके पहले हम agriculture इंडिया में जो होता था वो subsistence basis पर होता था. It was not कि उसको बेचने के लिए या profit के लिए agriculture जो है वो किया जा रहा है. So this is true. It was reason is it was engineered to serve the needs of the Britain's industrial revolution and global trade networks. अब ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था उसमें जो नीड्स हो रही थी कैश क्रॉप्स की या इंडिगो की, वो सारी चीजें जो है वो इंडिया से जाती थी. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Next question is, what was the primary reason for the economic failure of the Rayatwadi system despite its progressive appearance of eliminating intermediaries? तो अभी तक हमने देखा कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था उसमें इंटरमीडियरी के तौर पर हमको जमींदार जो है वो देखने को मिलते हैं. महल वाली सिस्टम में भी हमने देखा कि महल जो है वो बनाया जाता है और इस महल के एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कम्युनल तौर पर जाकर के रेवेन्यू कलेक्ट करके देते हैं. लेकिन ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम था इसमें इंटरमीडियरीज को हटा दिया गया था. किसने डेवलप किया था इसको? तो थॉमस मुनरो ने इसको डेवलप किया था. मुनरो ने इसको डेवलप किया था. और इसके बाद इसमें हमने देखा कि ये जो इंटरमीडियरीज हैं इनको हटा दिया गया था. जो फार्मर्स होते थे, बेसिकली जो रैयत होते थे, वो डायरेक्टली ब्रिटिश को जाकर के अपना रेवेन्यू जो है वो देते थे. लेकिन फिर भी रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो फेल हो गया था. क्यों? द स्टेट प्रोवाइडेड टू मच क्रेडिट लीडिंग टू इन्फ्लेशन. ऐसा नहीं है, स्टेट क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करता था. रेवेन्यू असिस्टमेंट्स वर exorbitant and demanded in cash regardless of harvest quality. Peasants were forbidden for selling or mortgaging their land. The village panchayats gained too much power under the colonial state. तो इसमें पंचायत का कोई रोल नहीं है, तो ये नहीं होगा. Peasants were forbidden from selling or mortgaging their land. ऐसा नहीं है. Peasants जो थे उनको अलाउड था कि वो अपना लैंड बेच सकते हैं, उसको गिरवी रख सकते हैं, ये सारी चीजें अलाउड थी. लेकिन हाँ, डिस्पाइट कि ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव लॉ था, ये जो रैयत वाली सिस्टम था ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव था, लेकिन जो रेट्स फिक्स किए गए थे, जो रेवेन्यू रेट्स, वो लगभग 55 to 60% ऑफ द प्रोड्यूस हुआ करता था. कि अगर आपने 1000 रुपए का प्रोड्यूस जो है वो बनाया है तो 500-600 रुपए जो है आपका वो सिर्फ रेवेन्यू में चला जाएगा, और वो भी कैश में देना पड़ता था. और ये हार्वेस्ट की क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करता था. एक बार अगर 600 रुपए फिक्स हो गया तो आपको 600 रुपए हर साल देना ही पड़ेगा, तो और इसका कोई रिविजन भी नहीं होता था. तो इस वजह से ये जो सिस्टम है वो फेल हो गया था. Next question, which of the following was not a demographic effect of the British colonial rule and its associated famines? जो ब्रिटिश की वजह से famines जो आए थे ब्रिटिश colonial rule की वजह से,
उसका क्या एक डेमोग्राफिक इफेक्ट नहीं था? स्टैग्नेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिलो 26 इयर्स बाय 1911, दिस इज कंप्लीटली ट्रू। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम, बहुत ज्यादा नीचे चली गई थी, यहाँ तक कि हम 26 इयर्स पर आ गए थे। कहाँ हमने 50-55 इयर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा था मुगल्स वगैरह के टाइम पर, और यहाँ हम 1911 तक आते आते 26 इयर्स, यानी आज जो हमारी एवरेज एज है हमारे पॉपुलेशन की, उतना उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ करता था। नेक्स्ट, पॉपुलेशन क्रैशेस इन रीजन्स लाइक बंगाल, मद्रास एंड उड़ीसा। ये वैसे रीजन्स है जहां पर फेमीन का असर जो है, बहुत सारे रेकरेंट फेमीन्स जो है वो देखने को मिले थे। इस वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो लाखों लाख में पॉपुलेशन जो है वो एक ही बार में खत्म हो जाती थी। तो यस, अ शिफ्ट टुवर्ड्स जेंडर बैलेंस ड्यू टू इम्प्रूव्ड मैटरनल हेल्थ केयर। ऐसा नहीं है, यहाँ पर मेन हो या विमेन हो, दोनों इक्वली इम्पैक्ट हो रहे थे, ये जो फेमीन्स आ रहे थे उसकी वजह से। और मैटरनल हेल्थ केयर पे बिल्कुल भी ध्यान जो है वो ब्रिटिशर्स की तरफ से नहीं दिया गया था। लास्ट इज माइग्रेशन ऑफ फेमीन हिट पॉपुलेशन एज इंडेंचर्ड लेबर्स टू कॉलोनीज लाइक फिजी एंड मॉरिशस। आज भी हमको फिजी और मॉरिशस में इंडियन ओरिजिन कम्युनिटीज जो है वो देखने को मिलते हैं, जिनको हम गिरमितिया के नाम से जानते हैं। कई बार आपने ये वर्ड जो है वो सुना होगा कि इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो, क्योंकि हमारे यहाँ खाने को रिसोर्सेज नहीं थे, खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, तो यहाँ से लोग जो है वो इंडेंचर्ड लेबर बन के चले जाते थे। कहाँ? तो फिजी और मॉरिशस। और भी ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन मेनली फिजी और मॉरिशस। सो दिस विल बी आवर आंसर कि इसकी वजह से जेंडर बैलेंस जो है वो इम्प्रूव नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Bengal famine of 1943 consider the following factors। तो ये जिस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो चल रहा था, उसी समय बंगाल में बहुत बड़ा फेमिन आया था, क्योंकि 1942 में एक ड्रॉट आया था, एक फ्लड आया था, जिसकी वजह से 1943 में भी बहुत ज्यादा अच्छे क्रॉप्स जो है वो नहीं हो पाए थे, और साथ ही साथ जो भी रिमेनिंग क्रॉप्स थे, जो भी फूड था, उसको डाइवर्ट कर दिया जा रहा था वॉर को फंड करने के लिए, सोल्जर्स को खाना देने के लिए। इसके कारण हम देखते हैं कि 1943 में वन ऑफ द मोस्ट डेवस्टेटिंग फेमीन्स जो है वो हमको बंगाल में देखने को मिलता है। तो पहला, द स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी विच डिस्ट्रॉयड लोकल बोट्स एंड राइस स्टॉक्स। तो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी क्या होता था कि अपने दुश्मन को इवन जो बेसिक सप्लाईज है, रोटी कपड़ा ये सारी चीजें, वो भी ना प्रोवाइड करो, ताकि धीरे धीरे करके वो खुद ही घुटने टेक दे। तो इसकी वजह से लोकल बोट्स और राइस स्टॉक्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, हाँ, ताकि बाहर कहीं पे भी खाना जो है वो आपका ना जा सके। रिफ्यूजल बाय द ब्रिटिश कैबिनेट टू डाइवर्ट फूड शिपमेंट्स टू इंडिया ड्यू टू वॉर प्रायोरिटीज, दिस इज कंप्लीटली ट्रू। अ टोटल लैक ऑफ रेनफॉल लीडिंग टू 100% क्रॉप फेलियर अक्रॉस द प्रोविंस। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है। टोटल लैक ऑफ रेनफॉल मतलब थोड़ा सा भी रेनफॉल नहीं होना, 100% क्रॉप फेलियर मतलब एक थोड़ा भी क्रॉप नहीं बचना, और अक्रॉस द प्रोविंस मतलब पूरे प्रोविंस में। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमारा 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 दोनों एलिमिनेट हो जाता है। 4 देख लेते हैं, कंटिन्यूड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन फ्रॉम इंडिया डिस्पाइट डोमेस्टिक शॉर्टेज। तो वॉर को फंड करने के लिए इंडिया से कंटिन्यूअसली हमने देखा कि ये जो फूड सप्लाईज है उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा था। तो 1, 2 एंड 4. Next question is the colonial land revenue system, जमींदारी, रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी differed in their mechanics। मैकेनिक्स में डिफरेंस था, क्योंकि यहाँ पर जमींदार जो थे वो इंटरमीडियरी के तौर पर काम करते थे, और लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया था। रैयतवाड़ी में इंटरमीडियरीज को हटा दिया गया था, लैंड रेवेन्यू फिक्स था, प्लस कैश में देना होता था। महलवाड़ी में ग्रुप ऑफ विलेजेस से एक साथ कैश या काइंड में हम देखते हैं कि लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाता था, बट शेयर्ड अ सर्टेन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उनके पास कुछ कॉमन चीजें भी थी। तो इसमें से क्या है जो तीनों में कॉमन है? दे ऑल प्रोवाइडेड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू पेजेंट्स ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ड्रॉट। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है वो नहीं मिलता था। दे ऑल प्रायोरिटाइज्ड colonial revenue extraction over the welfare of the cultivators. They all relied on the village headman as the sole legal owner of their land। village headman sole legal owner ये नहीं होता था रैयतवाड़ी वगैरह में। They all prohibited the commercialization of agriculture to ensure food security। यहाँ पर तो ब्रिटिश की एग्रीकल्चर का फीचर ही था कि उसकी वजह से कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हुआ था। तो दिस विल बी आवर आंसर कि सबकी प्रायोरिटी जो ये थी वो यही थी कि कॉलोनी के लिए, ब्रिटिश कॉलोनियल पावर के लिए, इंपीरियल पावर के लिए रेवेन्यू जो है उसका मैक्सिमाइजेशन हो, फिर चाहे उसके लिए पेजेंट्स के वेलफेयर को कॉम्प्रोमाइज ही क्यों ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The Deccan riots of 1875 were a direct consequence of tensions produced by which revenue system and its associated socio-economic pressures. तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि डेक्कन एरिया में कौन सा रेवेन्यू सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता था. परमानेंट सेटलमेंट एंड राइज ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, महलवारी सिस्टम एंड कलेक्टिव लायबिलिटी ऑफ द विलेज यूनिट, रैयतवाड़ी सिस्टम एंड द रिजल्टिंग साइकिल ऑफ इनडेटनेस टू मनी लेंडर्स, या तीन कठिया सिस्टम एंड पोस्ट कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो. तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमको पता है कि ये बिहार वाले रीजन में हुआ था. और डेक्कन वाले रीजन में हमको रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है, और इसकी वजह से इंडेटनेस और जो फार्मर्स थे उनका इंडेटनेस जो है वो कॉज हुआ था. Next question is analyze the following statements regarding the economic consequences of permanent settlement. जो जमींदारी सिस्टम था बाय कॉर्नवालिस जिसको 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या था? It created a class of absentee landlords who lived in cities and had no local engagement with the land. Landlords क्या करते थे कि वो गांव में अपनी जमीन को छोड़ देते थे ऑन कल्टिवेटर्स और खुद जाकर के सिटी में सेटल हो जाते थे. जब एक टाइम आता था रेवेन्यू कलेक्ट करने का तो वो यहाँ पर आते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करके जाकर के ब्रिटिशर्स को दे देते थे. तो ये जो लैंड है हमारा, यहाँ पर एक क्लास ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स क्रिएट हो गया. वैसे लैंडलॉर्ड्स जो अपने गांव से या अपने लैंड से एब्सेंट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड, इट इंसेंटिवाइज द जमींदार्स टू इन्वेस्ट हेविली इन मॉडर्न इरिगेशन टू इंक्रीज देयर फिक्स्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट. कि क्या इस सिस्टम के तहत जो जमींदार थे उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा था मॉडर्न इरिगेशन में इन्वेस्ट करने के लिए? तो ऐसा कुछ भी नहीं है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Third statement, it led to frequent land auctions because many traditional zamindars defaulted on excessive initial revenue demands. अब इस सिस्टम में क्या होता था कि अगर जमींदार जो है वो आप जो रेंट अग्री किया गया है, जो रेंट फिक्स किया गया है रेवेन्यू, वो अगर देने में कामयाब नहीं होते थे, वो फेल हो जाते थे वो देने में, तो उनका लैंड जो है वो किसी और को ऑक्शन कर दिया जाता था. तो स्टार्टिंग में बहुत सारे ऑक्शन जो है वो देखने को मिले थे. तो 1 and 3 विल बी आवर answer. Next question number 20. With reference to the colonial communication system, in which year did India host the world's first official airmail flight? अब airmail flight क्या होती है? तो airmail flight air cargo को कहते हैं. जो मेल्स के लिए आप फ्लाइट्स का यूज करते हैं तो दैट इज एयरमेल फ्लाइट. तो इंडिया में पहला एयरमेल फ्लाइट जो है वो कब चला था? 1854, 1880, 1911 और 1932. तो 1911 में इंडिया का पहला एयरमेल, वर्ल्ड का पहला एयरमेल फ्लाइट जो है ऑफिशियल एयरमेल फ्लाइट, वो टुक प्लेस बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी. वैसे हमको बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है वो देखने को मिले हैं, जैसे पोस्टल सिस्टम में हमको रिफॉर्म्स जो है वो 1854 में डलहौजी के टाइम पर देखने को मिले हैं. मनी ऑर्डर्स जो है वो 1880 से चलने लगे थे, और उसी में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो था वो था एयरमेल फ्लाइट का इन 1911. Next question, with reference to the guarantee system used in British railway development in India. अब ये guarantee system क्या था कि कंपनीज को इंसेंटिवाइज किया जाता था कि आप इन्वेस्ट करिए, इंडिया में रेलवेज में आप इन्वेस्ट करिए, प्रॉफिट होगा नहीं होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न्स के तौर पर आपको दिया जाएगा. मतलब आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको फिक्स्ड रिटर्न जो है वो मिलेगा. उससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसको हम कहां से लेकर के आएंगे, रेलवेज प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, बट वो आपको मिलेगा. तो जाहिर सी बात है कि अब ये रिटर्न्स अगर आपको देने हैं और आपका जो एंटरप्राइज है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ये लाने के लिए आपको कहीं और से पैसे लेने पड़ेंगे. और वो कहीं और से पैसे ब्रिटिशर्स कहाँ से लाते थे? तो जो हमारा लोकल रेवेन्यू था वहां से ये पैसे जो है वो लेकर के जाते थे. तो इट assured British investors a fixed return of 5% on their investment. Yes, this is completely true. The returns were underwritten by Indian revenues regardless of the profitability of the railways. This is also true. It encouraged Indian manufacturing of locomotives and steel coaches. This is not true. Indian manufacturing को ये कैसे encourage कर सकता है? क्योंकि यहाँ पर जो incentive है वो British investors को दिया जा रहा है, Indian investors को नहीं. तो 1 and 2 will be our answer. Next question is
Which of the following best describes the star-shaped network design of the colonial Indian railways? तो colonial Indian railway जो था वो एक स्टार शेप नेटवर्क में था, यानी कुछ इस तरीके से उसको डिजाइन किया जाता था कि एक बीच में नोड होता था और उसके आसपास बहुत सारे कनेक्टिविटीज जो है वो बनाई जाती थी. तो नेटवर्क डिजाइन टू कनेक्ट ऑल मेजर इंडियन कम्युनिटी सेंटर्स टू फॉस्टर नेशनल ट्रेड. ऐसा नहीं है, वो नेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इंडियन कम्युनिटी सेंटर्स को कनेक्ट नहीं कर रहे थे. लाइंस रेडिएटिंग फ्रॉम इंटरनल इंडस्ट्रियल हब्स टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर हिंटरलैंड्स. एग्रीकल्चर हिंटरलैंड से उनको कोई मतलब नहीं था. रूट्स डिजाइन टू कनेक्ट हिमालयन बॉर्डर रीजन्स फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस. उनको इससे भी कोई मतलब नहीं था. इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर लाइंस रेडिएटेड फ्रॉम पोर्ट्स to the interior to facilitate extraction. This is exactly true. यहाँ पर पोर्ट है तो वहां से जो रेलवेज बनाए जाते थे वो इस तरीके से बनाए जाते थे कि जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर जाकर के इनकी कनेक्टिविटी हो, ताकि वहां से सामान उठा करके ये डायरेक्टली यहाँ पर पोर्ट पर ले आए और पोर्ट से फिर वो शिपिंग जो है वो कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ कैनाल्स, कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम दिया गया है और उनके सिग्निफिकेंस से आपको उनको मिलाना है. अपर गंगा कैनाल, बारी दोआब कैनाल, सुकुर बैराज और ईस्टर्न यमुना कैनाल. तो अपर गंगा कैनाल जो है इसको डलहौजी के टाइम पर बनाया गया था. तो P2 मेजर डलहौजी एरा प्रोजेक्ट. देन द बारी दोआब कैनाल, वी ऑल नो कि बारी दोआब जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो ये पंजाब रीजन में एग्जिस्ट करता है. तो Q3. Sukur Barrage, where does it exist? It exists on the Indus River. So this was a world-scale project on the Indus River, and Eastern Yamuna Canal was the first revival project under the company rule. Eastern Yamuna Canal पहले ही बना हुआ था और इसको रिवाइव किया गया था 1830s के टाइम पर under the company rule. Upper Ganga Canal 1842 से 54 के बीच में बनाया गया था. Bari Doab Canal in 1859 and Sukur Barrage in 1932. Next question. What was the primary reason for the British described the telegraph as the nervous system of the empire in India? क्योंकि टेलीग्राफ सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. जाहिर सी बात है कि जितनी भी ऑर्डर्स वगैरह का कम्युनिकेशन होता था, ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होता था, उस समय फोन तो हुआ नहीं करता था कि टेलीफोन किया और सबको जाकर के बता दिया कि ये चीजें हैं. तो टेलीग्राफ सिस्टम का यूज किया जाता था. तो इट वॉज यूज टू प्रोवाइड हेल्थ एंड मेडिकल अपडेट्स टू रूरल इंडियन विलेजेस. ऑब्वियसली not. It allowed instant transmission of orders to monitor descent and coordinate military operations. It was the only way for Indian merchants to compete with British shipping firms. Why will be it the only way to compete with British shipping firms? It was primarily used to educate the Indian public on British democratic values. तो telegraph system का no doubt use किया जा रहा था कि जो democratic values हैं उनमें उसके बारे में इंडियंस को सिखाने के लिए, लेकिन प्राइमरली इस पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा रहा था. प्राइमरली इसको यूज किया जाता था ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्डर्स के लिए और डिसेंट को मॉनिटर करने के लिए ये जो है, और कोऑर्डिनेशन के लिए इसको यूज किया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डेवलपमेंट असर्शन रीजन है. Assertion is the development of ports like Bombay, Calcutta and Madras in colonial India led to balanced urban growth across the subcontinent. Read the sentence very carefully. क्या अर्बन ग्रोथ जो है वो बैलेंस हो रहा था अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान वाला जो पूरा रीजन है वहां हर जगह सिमिलर काइंड ऑफ अर्बन ग्रोथ जो है वो हमको देखने को मिलता है. तो दिस इज नॉट ट्रू. तो इस तरीके का हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. आर भी पढ़ लेते हैं. Colonial port infrastructure were designed as a one-way conduit to drain raw materials to Britain and distribute manufactured imports. जो भी port infrastructure बनाए गए थे उसको one-way infrastructure बनाया गया था कि यहाँ से raw materials जो है वो वहां जा सके और वहां से जो finished goods हैं वो यहाँ आ सके, and not the vice versa. Next question is regarding the dual legacy of the colonial infrastructure. Which of the following were unintended consequences that benefited the Indian nationalist movement? तो जो भी colonial infrastructure बनाया गया, रेलवेज हो गए, पोर्ट्स हो गए, टेलीग्राफ हो गए, आप या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गए, उन सब को मतलब उन सब के बेनिफिट्स को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं. एक तो जो उसका इंटेंडेड बेनिफिट ऑलरेडी
था, जो ब्रिटिशर्स ने उसको यूज किया था, उनके लिए जो बेनिफिट था कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आसान हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट जो एक हिडन बेनिफिट था वो ये था कि इंडिया में नेशनल मूवमेंट जो है उसको बढ़ावा मिला था, फिर चाहे वो न्यूज़पेपर से आइडियाज के थ्रू हो, टेलीग्राफ से कम्युनिकेशन के थ्रू हो, जो डिसेंट का कम्युनिकेशन है उसके थ्रू, या फिर रेलवेज का यूज किया जाता था मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने के लिए कि वहां पर मतलब रॉबरीज वगैरह के लिए, जो कि हम आगे चल करके देखते हैं। तो पोस्टल सिस्टम फैसिलिटेटेड द कोऑर्डिनेशन ऑफ आइडियाज and spread of newspapers. Completely true. The telegraph being appropriated by nationalists despite being under state surveillance, कि state surveillance यानी monitoring के होने के बावजूद भी nationalists जो थे वो इसको यूज कर लेते थे। True. रेलवे नेटवर्क इनेबलिंग कल्चरल एक्सचेंज एंड सोशल मोबिलिटी, यस वेरी ट्रू। पहले गुजरात में क्या हो रहा था ये तमिलनाडु वाले इंसान को पता नहीं चल पाता था, बट अब जब रेलवेज जो है वो चलने लगे थे तो कल्चरल एक्सचेंज जो है एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस वगैरह के लिए भी ये होने लगा था। एंड फोर्थ इज द गारंटी सिस्टम क्रिएटेड अ सरप्लस कैपिटल फॉर इंडिजिनस इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, गारंटी सिस्टम था जो रेलवेज पे फिक्स्ड 5% का गारंटी या रिटर्न जो है वो ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को मिल रहा था। तो 4 विल नॉट बी करेक्ट, तो 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the unique feature of British canal development in Punjab region compared to the other parts of colonial इंडिया। पंजाब रीजन में जो कैनाल डेवलपमेंट हो रहा था उसका आपको यूनिक फीचर बताना है। इट वाज प्राइमरली फोकस्ड ऑन फेमीन रिलीफ फॉर द लोकल लैंडलेस पेजेंट्री। क्या ये फेमीन रिलीफ के लिए बनाया गया था? नो। इट क्रिएटेड कैनाल कॉलोनीज बाय सेटलिंग लॉयल पेजेंट्री टू सर्व एज द मिलिट्री रिक्रूटमेंट बेस। इट प्रायोरिटाइज द ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन्स लाइक राइस टू इंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी। अगर ऐसा होता तो इतने सारे फेमीन्स ही नहीं आते। इट वॉज फाइनेंस्ड एंटायरली बाय इंडियन मर्चेंट एलिट्स लाइक पारसीज एंड मारवाड़ीज। ऐसा नहीं है, जो पंजाब वाला रीजन है वहां पे हमको पारसीज मारवाड़ीज इतने नहीं देखने को मिलते हैं। तो पंजाब रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी लॉयल पेजेंट्री थी जो ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल थी, उनको मिला करके कैनाल कॉलोनीज जो है कैनाल के अराउंड बनाए जाते थे, और ये जो कॉलोनीज थी ये मिलिट्री रिक्रूटमेंट बेस की तरह एक्ट करती थी। Next question is, with which of the following factors contributed the skewed nature of colonial railway and port infrastructure? अब ये जो colonial times में हमारे यहाँ जो पोर्ट का और रेलवेज का और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत स्क्यूड था, यानी अनऑर्गेनाइज था। और इसके फैक्टर्स क्या क्या थे? डिजाइनिंग रूट्स दैट रेडिएटेड फ्रॉम पोर्ट्स टू द हिंडरलैंड रादर देन कनेक्टिंग इंडियन टाउन्स। ऑब्वियसली जो रूट्स बनाए जाते थे वो मेजर टाउन्स को कनेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि पोर्ट्स को हिंटरलैंड से कनेक्ट करने के लिए बनाए जाते थे। Prioritizing connectivity for resource extraction and military mobility over domestic growth, कि रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन के लिए और मिलिट्री की मोबिलिटी के लिए कनेक्टिविटी को प्रायोरिटाइज किया जाता था। वेरी ट्रू। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं हमारे, वो एलिमिनेट हो गए हैं। 1, 2, 3 या 1, 2, 4 हमारे पास दो ही ऑप्शंस बचे हैं। Encouraging horizontal linkages between diverse Indian communities to foster national trade, यानी नेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये जो ये पोर्ट और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, ये इंडियन कम्युनिटीज के बीच का जो इंटीग्रेशन है उसको इंक्रीज करके, उनके लिंकेज को इंक्रीज करके नेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना था। तो दिस इज नॉट ट्रू। तो आंसर विल बी 1, 2 एंड 4। लेट अस रीड द फोर्थ स्टेटमेंट। फोकसिंग इन्वेस्टमेंट इन रिच एग्रो zones while neglecting poor or densely populated regions. Next question. Question number 29. With reference to the impact of deindustrialization on Indian society, consider the following pairs. क्या क्या impact इसका हुआ है? एक तो हमें इकोनॉमिक impact पता था कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन हो गई थी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, रूरलाइजेशन या रूरल एरियाज में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गया। पहला, कास्ट डिसरप्शन, सोशल डिमोशन ऑफ ऑक्यूपेशनल कास्ट लाइक जुलाहास। तो कुछ कास्ट होते थे जैसे लोहार हो गए या सुनार हो गए, दे वर एंगेज्ड इन सर्टेन एक्टिविटीज। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, तो इन ये जो कम्युनिटीज थी, जो ऑक्यूपेशन के बेसिस पर कम्युनिटीज को नाम दिया गया था, इनका सोशल डिमोशन हुआ था। वेरी ट्रू। कल्चरल डिक्लाइन, डिसअपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक ढाका मसलिन। तो मसलिन एक सर्टेन काइंड ऑफ क्लॉथ होता है, और इस तरीके के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जैसे ढाका मसलिन हो गया या पेंटिंग्स हो गई, जिनका कि धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया।
तीसरा, आर्टिजन्स बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ मनी लेंडर्स। ऐसा नहीं है, आर्टिजन्स जो थे वो और ज्यादा डिपेंडेंट हो गए क्योंकि उनको पैसों की जरूरत थी। तो 1 and 2 विल बी आवर आंसर। द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज analyze the following statements regarding the statistical indicators of India's economic decline between 1750 to 1900. 1750 even before the first war, जो बैटल ऑफ प्लासी था उस समय से भी पहले, जब ब्रिटिशर्स स्टार्टिंग में आए थे, वहीं से लेकर के 1900 तक जो भी चीजें हुई, इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड इंडस्ट्रियल जीडीपी यानी ग्लोबल जीडीपी फेल फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 25% टू लेस देन 2%. Yes, this is completely true. Numerous historians जो इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि इंडिया की जीडीपी जहां 1750s के टाइम पर, मुगल्स के टाइम पर, वो भी हमारा मुगल का पीक जो फेज था वो डिक्लाइन हो चुका था. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीक ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, अकबर जहांगीर के टाइम. दे आर टॉकिंग अबाउट 1750 आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जब द मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था, डिसइंटीग्रेट कर रहा था. उस टाइम पर भी वर्ल्ड जीडीपी में हमारा जो शेयर था वो 25% का था. लेकिन 1900 जब ब्रिटिश रूल जो है वो अपने पीक पर पहुंच गया था, इस टाइम आफ्टर द काउंसिल्स एक्ट वगैरह, इस टाइम पर हमारा जो पॉपुलेशन वर्ल्ड जीडीपी में शेयर था वो 2% से भी घट गया था. क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वगैरह जो थी वो कंप्लीटली डिक्लाइन कर गई थी. सेकेंड, बाय द मिड 19th सेंचुरी इंडियन ओन्ड शिप बिल्डिंग हैड वर्चुअली वैनिश्ड फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड ड्यू टू रेस्ट्रिक्टिव रेगुलेशंस. या फिर द शिफ्ट ऑफ वीवर्स टू एग्रीकल्चर वाज अ लोकलाइज्ड फिनोमेना कन्फाइंड ओनली टू बंगाल प्रोविंस. कि ये जो वीवर्स का शिफ्ट हो रहा था ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल में हो रहा था, पूरे इंडिया में नहीं हो रहा था. दिस इज नॉट ट्रू. तो 3 को एलिमिनेट करके वी कैन रीच टू द आंसर ऑफ 1 and 2. वैसे भी अगर आपको इसमें डाउट लगे तो आप सिर्फ स्टेटमेंट 3 को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है. तो हम 3 को एलिमिनेट करके ऑटोमेटिकली 1 and 2 पर पहुंच सकते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको एक ऑप्शन लगे कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो रीड ऑल द स्टेटमेंट्स, एंड जहां एक ऑप्शन लगे, एक स्टेटमेंट लगे कि नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो उसको एलिमिनेट किया और फटाफट आंसर पर आ गए. So with this we have ended the 5th lecture of our modern history revision series in the prelims power practice. इसी तरीके से हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन फ्राइडे वेयर वी डिस्कस आफ्टर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट वाली जो चीज है, जैसे रिवोल्ट ऑफ जो बैटल ऑफ प्लासी है, बैटल ऑफ बक्सर है, ये सारी चीजें जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.